और आज सुबह की सबसे बड़ी खबर, दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी ने फिर से प्रदर्शन शुरू किया है। सोमवार को मचे भारी बवाल के बाद दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर खाली करवा दिया था, लेकिन देर रात एक बार फिर से प्रदर्शनकारी वहां पर जुटने लगे। पुलिस ने भी किसी को रोका नहीं है। पुलिस का कहना है कि शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने वालों को नहीं रोका जाएगा और यह भी साफ कर दिया है कि अगर किसी तरह का बवाल किया गया तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। एक तरफ प्रदर्शनकारियों ने फिर से मंच बना लिया है तो वहीं पर पुलिस ने भी सुरक्षा को बढ़ा दिया है। जंतर मंतर की ओर जाने वाले रास्ते खुले हैं, लेकिन संसद भवन की ओर जाने वाले रास्तों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस बीच सीजेपी के नेताओं ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की। सीजेपी के प्रवक्ता ने कहा है कि सरकार ने उन्हें विचार करने का भरोसा दिया है और रात को प्रदर्शनकारियों के बीच अभिजीत दीपके ने कहा कि अब सरकार से कोई बात नहीं होगी, जिसे भी बात करनी होगी वो जंतर मंतर पर आएगा। इस बीच पुलिस को आशंका है कि आज प्रदर्शनकारी फिर से संसद की तरफ कूच कर सकते हैं और इसके साथ ही आज विपक्ष के कई नेता जंतर मंतर पर पहुंच सकते हैं। कुल मिलाकर आज पुलिस बेहद सतर्क है और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार भी है। तो कल जिस तरह से बवाल मचा, जंतर मंतर से भीड़ पार्लियामेंट की ओर जब बढ़ने लगी तो पुलिस ने रोका और पुलिस ने जब उन्हें रोका तो दोनों तरफ से गतिरोध हुआ, जिसके बाद पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी की गई। पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा, भीड़ को हटाने के लिए टीयर गैस के गोले दागने पड़े। आखिरकार रात होते होते जंतर मंतर पूरी तरह से साफ कर दिया गया था, लेकिन एक बार फिर से रात से ही यहां पर तमाम प्रदर्शनकारी जुटने लगे। पुलिस ने भी इन्हें रोका नहीं और शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करने की इजाजत दी गई है। दूसरी तरफ कल जेपी नड्डा के साथ कॉकरोच जनता पार्टी के दो नुमाइंदों ने मुलाकात की थी, सौरभ दास और आशुतोष रांका ने, जिसके बाद सरकार की ओर से भरोसा दिया गया है जो मांगे रखी गई हैं उस पर विचार किया जाएगा। लेकिन रात को अभिजीत दीपके जंतर मंतर पहुंचे और उन्होंने साफ कर दिया है कि अब सरकार से कोई आगे बातचीत नहीं होगी, जिसे भी बातचीत करनी होगी उसे जंतर मंतर पर आना होगा। एक बार फिर से आशंका जताई जा रही है कि आज फिर से तमाम आंदोलनकारी पार्लियामेंट की ओर कूच कर सकते हैं और यही वजह है कि पार्लियामेंट की ओर जाने वाले तमाम सड़कों को बंद किया गया है। बड़ी तादाद में सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं। हालांकि जंतर मंतर आने के लिए रास्ता खोला रखा गया है। पुलिस की ओर से, सरकार की ओर से साफ निर्देश है, जो शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करना चाहते हैं उन्हें नहीं रोका जाएगा, लेकिन जो लोग पार्लियामेंट की ओर बढ़ने की कोशिश करेंगे उनके खिलाफ फिर सख्ती बढ़ती जाएगी। कल प्रधानमंत्री जब संसद पहुंचे थे उस दौरान उन्होंने अपनी बात भी रखी। उन्होंने सहयोगी दलों से कहा है, साथ ही साथ विपक्षी दलों से भी उन्होंने कहा कि संसद को सुचारू रूप से चलने के लिए मौका दिया जाए, लोग अपनी बात उठाएं, लेकिन संसद जरूर चले। दूसरी तरफ विपक्ष भी इस वक्त छात्रों के इस आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश में साफ नजर आ रहा है। जंतर मंतर नहीं छोड़ेंगे प्रदर्शनकारी। सोमवार को भारी बवाल, आज फिर संसद कूच की तैयारी। दिन भर बवाल, संसद कूच की कोशिश, लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले, पुलिस वालों पर हमला, गाड़ियों में तोड़फोड़ और अफरा तफरी के बीच प्रदर्शनकारी रात को जंतर मंतर पर लौट आए हैं। पुलिस ने सोमवार को संसद की तरफ कूच करने वालों को रोका, लेकिन रात को जंतर मंतर पर किसी को नहीं रोका गया। कुछ रास्तों पर सतर्कता बढ़ा दी गई है। पुलिस को आशंका है कि प्रदर्शन के बहाने भारी बवाल की कोशिश हो सकती है। प्रदर्शन और नारेबाजी के दौरान कई लोगों को यह कहते हुए सुना गया कि वो यहां नेपाल जैसे हालात बना देंगे। कुछ लोग प्रदर्शनकारियों की आड़ में पुलिस पर हमला कर पूरे देश में आग फैलाने की साजिश कर सकते हैं। पुलिस को आशंका है कि आज प्रदर्शनकारी फिर संसद की तरफ कूच कर सकते हैं। आज जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों का समर्थन करने के लिए कई नेता पहुंच सकते हैं। सोनम वांगचुक ने ऐलान कर दिया है कि वो अपना अनशन खत्म नहीं करेंगे। आज जंतर मंतर पर राहुल गांधी के भी आने की संभावना है। कॉकरोच जनता पार्टी के नेता अभिजीत दीपके ने दावा किया है
कि कई नेता उनके संपर्क में हैं, जिनमें राहुल गांधी का नाम भी है, और ये ऐलान भी कर दिया है कि वो अब सरकार से कोई बात नहीं करेंगे। टोटल टाइम वेस्ट, इट वाज अ टोटल टाइम वेस्ट। एक तरफ बातचीत के लिए बुलाया, दूसरी तरफ बच्चों को यहाँ पीट रहे थे वो। इसके बाद हमारा कोई भी डेलीगेशन सरकार से मिलने नहीं जाएगा। अगर सरकार को बात करनी है तो उन्हें जंतर मंतर आना पड़ेगा। बहुत ही दुखद बात है। हम चाहते थे सोनम सर अपना आज हंगर स्ट्राइक तोड़े, क्योंकि उनकी हंगर स्ट्राइक को आज 23 दिन हुए हैं और उनकी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है। लेकिन आज जो पुलिस ने हरकत करी और आज जो सरकार ने स्टूडेंट्स को जानवरों से भी बदतर ट्रीट करा और मारा है, उसके बाद सोनम सर ने डिसाइड किया है कि वो अपनी हंगर स्ट्राइक जारी रखेंगे। मुझे क्या लगता है उससे फर्क नहीं पड़ता। अब सरकार को तय करना है वो इस्तीफा लेते या नहीं लेते। अगर नहीं लेते तो हमारा आंदोलन जारी रहेगा। और भी कोई लोग आपको ज्वाइन करने वाले, किसान क्या आपको ज्वाइन करने वाले, कल ऐसा कुछ है? आ जाएंगे, सारे आ जाएंगे, बहुत सारे लोग आ जाएंगे। राहुल सब गांधी से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं? वो भी आ जाएंगे। सारे लोगों को हमें समर्थन मिला है। आज जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का ये मंच मोदी विरोधियों का प्लेटफॉर्म बन सकता है। सरकार प्रदर्शनकारियों से संपर्क साध चुकी है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से सीजेपी के कार्यकर्ताओं ने मुलाकात की और अपनी मांगे उन्हें सौंपी। कॉकरोच जनता पार्टी को भरोसा दिया गया है कि सरकार उनकी मांगों पर चर्चा करेगी। हम जेपी नड्डा जी से गए थे मिलने। अब हम ये चाह रहे हैं कि यहाँ पे जो मुद्दा हुआ, यहाँ पे प्रोटेस्ट हम लोग का अभी भी जारी है। हजारों की संख्या में लोग बाहर हैं इस प्रोटेस्ट ग्राउंड के, क्योंकि आपने देखा होगा पुलिस ने चारों तरफ से बैरिकेडिंग कर दी, किसी को अंदर नहीं आने दे रही है पुलिस। एंड शायद वो वैसा ही ब्रूटल तरीके का क्रैकडाउन अभी भी वो प्लान कर रही हो यहाँ के लिए। अब हमने तो जो पॉइंट्स रखने थे हमने बोल दिया। अब बाकी उनके द बॉल इज इन देयर कोर्ट, उनको करना पड़ेगा युवाओं को जस्टिस। देखिए, सरकार पहली बार 12 साल में किसी युवाओं के प्रेशर में आके उन्होंने बुलाया, उन्होंने बातचीत करने के लिए बुलाया। तो ये इन इटसेल्फ इज अ मेजर विक्ट्री फॉर दिस मूवमेंट, फॉर दिस प्रोटेस्ट। अश्योरेंस दिया है कि वो डिस्कशन करेंगे। एंड अनफॉर्चुनेट बात है कि इतने सारे लाखों लोग रोड पे उतर आए, तब भी वो बोल रहे हैं कि अश्योरेंस है कि हम लोग डिस्कस करेंगे एंड फिर बताएंगे जल्दी से। जंतर मंतर में सीजेपी के मंच पर आधी रात से ही लेफ्ट के लीडर्स के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका था। सीपीआई की पूरी टॉप लीडरशिप रात को जंतर मंतर पहुंची और मोदी सरकार के खिलाफ हवा बनाने की कोशिश की। इतनी बेरहमी से स्टूडेंट्स को, ये इस देश की जो भविष्य है, हर वक्त नरेंद्र मोदी बताती है कि इस देश के नौजवान के, अब उस नौजवानों को इतना मारपीट करके उनका हाथ पैर तोड़ना, सिर फोड़ना, यही विश्वगुरु का काम है। यही है विश्वगुरु, इसमें विश्वगुरु है। दिल्ली की सड़कों पर सोमवार को जो हुआ वो सामान्य नहीं था। इसी संसद मार्ग पर प्रदर्शन होते रहते हैं, लेकिन सोमवार को साजिश और तैयारी बड़ी थी, इसलिए दिल्ली पुलिस बेहद सतर्क है। दिन भर की अफरा तफरी के बाद जब प्रदर्शनकारी वापस लौटे तो उन्हें रोका नहीं गया। पूरे सेंट्रल दिल्ली में अगर बात करें तो अफरा तफरी का माहौल था और अभी से कुछ देर पहले तक था। यहाँ तक कि अभिजीत दीपके अभी से कुछ देर पहले केरला हाउस के सामने बैठे हुए थे। उनके तमाम समर्थक और बाकी जितने भी प्रदर्शनकारी थे, अचानक से वो पुलिस की बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए मंच पे एक बार फिर से पहुंच गया और पुलिस ने उनको जाने दिया। वो सिर्फ इसलिए कि ठीक है, आपको प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन उसके बिना जो कुछ भी हुआ है उसके बिना पे उसको बख्शा नहीं जाएगा। सोमवार को जो बवाल हुआ उसे लेकर पुलिस और अलर्ट हो गई है। जंतर मंतर पर भारी पुलिस बल तैनात है, लेकिन जंतर मंतर की तरफ जाने पर कोई रोक नहीं है। कुछ रास्तों को एहतियातन बंद किया गया है। अगर जंतर मंतर की बात करें तो कई लेयर में बैरिकेडिंग की गई है, लेकिन किसी को भी रोका नहीं जा रहा है। मंच के पास तक उनको जाने दिया जा रहा है, लेकिन सुरक्षा कर्मियों की तादाद बहुत ज्यादा है। और वो सिर्फ इसलिए कि कहीं ऐसा न हो कि फिर से एक बार तमाम उपद्रवी इसमें शामिल हो जाएं और कल को फिर से मानसून सत्र के दौरान फिर से हंगामा करने की कोशिश की जाए। ये तैयारी पुलिस की जरूर है, लेकिन जो प्रदर्शनकारी आज से 23 दिन पहले से प्रदर्शन कर रहे थे उनको नहीं रोका जा रहा है। हमने खुद देखा कि जंतर मंतर पे उनको जाने दिया जा रहा है। हाँ, इतना जरूर है कि जो अशोका रोड का जो एंट्रेंस है, जो मंच के पीछे का हिस्सा है, वहां से नहीं जाने दिया जा रहा है, बल्कि वो जंतर मंतर रोड से जा सकते हैं दूसरी तरफ से। रोका किसी को नहीं जा रहा है।
दिल्ली पुलिस ने साफ कर दिया है कि प्रदर्शन करने के अधिकार पर कोई रोक नहीं है, लेकिन अगर किसी ने कानून हाथ में लिया तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। सीजेपी की प्रोटेस्ट में पुलिस पर पथराव, गाड़ियों में तोड़फोड़ और हिंसा को लेकर दिल्ली पुलिस ने अब एक्शन लेना शुरू कर दिया है। पुलिसकर्मियों से मारपीट, पथराव और पुलिसकर्मियों को आई चोटों पर अलग अलग एफआईआर दर्ज करने के बाद अब सीसीटीवी फुटेज के जरिए उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। इधर हिंसा और प्रोटेस्ट के मामले में पुलिस ने 70 लोगों को हिरासत में भी लिया है। सोमवार शाम प्रोटेस्ट में शामिल उपद्रवियों के हमले में आईपीएस और दिल्ली पुलिस के 10 अफसर के साथ साथ 118 से ज्यादा पुलिस और पैरामिलिट्री के जवान घायल हो गए हैं। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर अनुराग ठाकुर ने अस्पताल जाकर घायलों से मुलाकात भी की। तो अब बारी उन उपद्रवियों की पहचान करने की है जिन्होंने शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट की आड़ में पत्थरबाजी की और हंगामे किए। तो तस्वीरें आप देख सकती हैं कि सीपी उन घायल पुलिस वालों से मिलने गए जिन पुलिस वालों को चोटें आई थी इस प्रोटेस्ट के दौरान। उनका हालचाल जानने की कोशिश करते हुए। हालांकि अब उन प्रदर्शनकारियों को भी ढूंढा जा रहा है जिन्होंने उन पर पत्थरबाजी की, हमला किया, जिसकी वजह से कई सारे पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। पुलिस पर पथराव करती हिंसक भीड़। पुलिस के जवान की घेर कर पिटाई। दिल्ली पुलिस की वैन में तोड़फोड़। पुलिस वैन को पलटकर लाठी डंडों से वार। दिल्ली में सीजेपी के प्रोटेस्ट के दौरान प्रदर्शनकारियों की आड़ में पुलिस को चुन चुन कर निशाना बनाया गया। पुलिस कर्मियों को घेर कर पीटा गया। पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। इस हिंसा में जिस तरह पुलिस को निशाना बनाया गया उसने पुलिस के कान खड़े कर दिए हैं। इसलिए अब पुलिस का एक्शन शुरू हो चुका है। प्रदर्शनकारियों की आड़ में साजिश पर उतारू उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। पुलिस सीसीटीवी और वीडियो के जरिए पुलिस पर हमला करने वालों की पहचान कर रही है। करीब 70 प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। प्रोटेस्ट के दौरान हुए हमलों में 10 अफसरों समेत 118 पुलिसकर्मी घायल हैं। घायल पुलिसकर्मियों में स्पेशल कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर रैंक के अधिकारी भी शामिल हैं। प्रोटेस्ट के दौरान 60 प्रदर्शनकारी भी घायल हुए हैं। करीब 20 सरकारी और प्राइवेट गाड़ियों को प्रदर्शनकारियों ने नुकसान पहुंचाया है। जंतर मंतर और कनॉट सर्किल में जगह जगह पत्थर और पुलिस वैन के साथ सरकारी गाड़ियों में तोड़फोड़ के निशान देखे जा सकते हैं। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर अनुराग कुमार ने देर रात आरएमएल अस्पताल में जाकर दिल्ली पुलिस के घायल जवानों से मुलाकात और उनका हालचाल जाना। ये तस्वीरें नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी राजा बांटिया की हैं। प्रदर्शन के दौरान ये संसद मार्ग पर तैनात थे। प्रोटेस्ट के दौरान इन पर हमला हुआ, ये हालत हुई। प्रोटेस्टर्स की आड़ में छिपे उपद्रवियों की शिकार दिल्ली पुलिस की ये महिला हवलदार भी हुई। आरएएफ की ऑफिसर सोनिया सहरावत के हाथ में चोट आई है। 118 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। हमारी ड्यूटी थी यहाँ जनपद पे क्लरीज होटल के सामने। वहाँ पे जाने बहुत ये प्रोटेस्टर इकट्ठे हुए थे। दोनों कैरिजवे में थे, हम इधर सामने वाले कैरिजवे में थे। दोनों कैरिजवे से पत्थर आने शुरू हो गए। पुलिस ने उनको समझाया लेकिन वो समझ में नहीं आए, जिसमें सिपाही से लेके और आईपीएस तक काफी इंजर्ड हुए और एक लड़की को तो काफी चोट आई। उसमें जो है ना सिर में पत्थर लगा, उसको मेरे हाथ में लगा, इनको हाथ में पैर में लगा।
लेकिन उनके पास समझ में ये नहीं आया कि उनके पास पत्थर कहाँ से आए एकदम से। पत्थर वो क्या प्री प्लान लेके चले थे या कैसे था? बाकी प्रोटेस्ट खत्म हो चुका था। संसद मार्ग पर जो प्रोटेस्ट था वो खत्म हो चुका था। खत्म होने के बाद जो बाकी बचे हुए प्रोटेस्टर थे वो इकट्ठे हुए और उन्होंने जो उग्र प्रदर्शन किया। उनमें हम सभी को चोटें आई हैं, अपने उच्च अधिकारी को भी चोटें आई है, हमें भी चोटें आई हैं। सीजेपी के प्रोटेस्ट के दौरान भीड़ के हमले में घायल पुलिसकर्मियों का इलाज जारी है। तो अब पुलिस उन उपद्रवियों का इलाज करने में लगी है जिनके हिंसक प्रोटेस्ट के कारण सेंट्रल दिल्ली में अफरा तफरी मची रही और पुलिस वैन के साथ साथ कई सरकारी गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई। सोमवार को हुए हिंसक प्रोटेस्ट मामले में एक्शन लेते हुए दिल्ली पुलिस ने कई एफआईआर दर्ज की हैं, जिनमें पुलिसकर्मियों से मारपीट, पथराव और पुलिसकर्मियों को आई चोटों के मामले दर्ज हैं। अलग अलग घटनाओं और शिकायतों के आधार पर अलग अलग एफआईआर दर्ज की गई हैं। पुलिस पर पथराव की घटना को लेकर भी केस दर्ज किया गया है। तो प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा और सरकारी काम में बाधा डालने के मामलों की भी जांच जारी है। अनलॉफुल असेंबली जिसको डील किया गया, कुछ स्टोन पेल्टिंग के इंसिडेंट्स हुए हैं, कुछ प्रोटेस्टर्स को दिल्ली पुलिस ने डिटेन भी किया। अप्रोप्रिएट एक्शन लिया जा रहा है। जंतर मंतर पर जारी अनशन को लेकर एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने कहा कि बर्बरता देखने के बाद अनशन जारी रखूंगा। सफदरजंग हॉस्पिटल से सोनम वांगचुक ने हाथ से लिखा मैसेज भेजा है, जिसे उनके एक्स हैंडल पर शेयर किया गया है। तो सोनम वांगचुक ने अब मैसेज करते हुए जंतर मंतर पर जारी अनशन को लेकर बड़ी बातें कही हैं। एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने कहा कि बर्बरता जो हुई है उसे देखने के बाद मैं अब अनशन जारी रखूंगा। हालांकि उन्होंने ये बात कही थी पहले कि अनशन में तोड़ दूंगा और 3 शर्तें उन्होंने रखी थी, लेकिन अब जो उन्होंने हाथ से लिखा हुआ मैसेज है उस मैसेज को एक्स हैंडल पर शेयर किया है और साथ ही कहा है कि जो जंतर मंतर पर बर्बरता की गई, जो लाठीचार्ज किया गया, टीयर गैस के गोले दागे गए पुलिस के द्वारा, उसे देखने के बाद अब जो मैं ये अनशन है वो जारी रखूंगा। और इसी के साथ सफदरजंग ने उनका हेल्थ बुलेटिन भी जारी किया और अब उनकी हालत हालांकि स्थिर बताई गई है। लेकिन अब जो उनका मैसेज आया है, इस मैसेज के बाद ये साफ हो जाता है कि प्रदर्शनकारियों के लिए ये एक अच्छी खबर है कि अब उनकी हालत स्थिर है। सीजेपी के आंदोलन के साथ आज संसद में फिर से पेपर लीक समेत बाकी मुद्दों पर हंगामा हो सकता है। विपक्षी दलों के सांसद जंतर मंतर भी जा सकते हैं। मॉनसून सत्र के दूसरे दिन आज विपक्षी सांसदों ने दोनों सदनों में इस मामले को उठाने की तैयारी की है। आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने चर्चा के लिए कार्यस्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी ऐलान किया है कि वो आज छात्रों के मुद्दे को लोकसभा में उठाएंगे। कांग्रेस भी इस मामले को आज संसद में उठा सकती है। तो आज संसद में पेपर लीक का मुद्दा उठ सकता है और उसी के मद्देनजर आज हंगामा होने का आसार है। विपक्षी दलों के सांसद आज जंतर मंतर जा सकते हैं। मॉनसून सत्र के दूसरे दिन आज विपक्षी सांसदों दोनों सदनों में पेपर लीक को मुद्दे को उठाने को लेकर तैयारी की है। आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने चर्चा के लिए कार्यस्थगन प्रस्ताव का नोटिस भी दिया है। सदन चलाने में सहयोग करें। इस मुद्दे के ऊपर भी चर्चा होगा, सदन लोग भुगत रहे उसके ऊपर प्लीज नहीं, ऐसा सदन की कार्रवाई 12:30 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। संसद में क्या आज भी मचेगा हंगामा? सदन चलाने में सहयोग करें। विपक्ष का क्या है आज का प्लान? सोमवार को दिल्ली की सड़कों पर हुए इस बवाल को विपक्ष संजीवनी मान रहा है, इसलिए आज सरकार को घेरने की रणनीति बन रही है। आज विपक्षी दलों की सांसद जंतर मंतर जा सकते हैं तो संसद के अंदर भी सरकार को घेरने का कोई मौका छोड़ने वाले नहीं। पेपर लीक के मुद्दे से लेकर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग तक कॉकरोच जनता पार्टी ने आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया है। तो संसद में आज भी इन मुद्दों पर हंगामा देखने को मिल सकता है। विपक्षी सांसदों ने दोनों सदनों में आज भी इस मामले को जोरदार तरीके से उठाने की तैयारी की है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने नियम 267 के तहत संसद में चर्चा के लिए कार्य स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है। उन्होंने नीट यूजी पेपर लीक, परीक्षा प्रणाली की विफलता, प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कार्रवाई,
और एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक के बिगड़ते स्वास्थ्य पर चर्चा कराने की मांग की है। कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन चल रहा था तो समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन की अगुवाई करके डिंपल यादव ने बता दिया है कि वो इस आंदोलन के जरिए अपनी राजनीति चमकाएंगे। इसीलिए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी ऐलान कर दिया है कि वो आज लोकसभा में छात्रों के मुद्दे को उठाएंगे। सवाल जब उठाना था, सवाल उठा करके लोकसभा का एडजॉर्न करके उस समय फिर मौके पे पहुंचे। जो देखा और जो व्यवहार सरकार का और पुलिस का था, लाठी चलाना, आंसू गैस के गोले चलवाना, प्राइवेट ड्रेस में पुलिस आकर के छात्रों को, युवाओं के साथ जो व्यवहार किया है, सुनने में आ रहा है कि कुछ इलेक्ट्रिक टॉर्च भी थी या डंडी, जो भी बोलेंगे उसको। लोगों को चोट लगी है, युवाओं के बड़े पैमाने पे चोट लगी है, बड़े पैमाने पे घायल हुए हैं। सरकार को ये उम्मीद नहीं थी कि छात्र नौजवान इतनी बड़ी संख्या में आ जाएंगे। ये सबसे बड़ा फेलियर है और किसी फेलियर के लिए ही आए हैं लोग। आप नीट की परीक्षा नहीं करा पा रहे हैं और जो परीक्षा कराई, जिस तरह से धांधली हुई है, सब बीजेपी के लोग शामिल हैं उसमें, और दोबारा भी परीक्षा कराई, उस पर भी प्रश्न लग रहे हैं। तो आगे का पिछले इतने वर्षों से छात्र, नौजवान और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है सरकार। वही गुस्सा दिखाई दे रहा है। कांग्रेस भी इस लड़ाई में पीछे नहीं दिखना चाहती। राहुल गांधी पेपर लीक के मामले में शुरुआती तौर पर हमलावर थे, लेकिन वो विदेश गए तो पार्टी भी ढीली पड़ गई। अब सड़कों पर भीड़ दिखी तो कांग्रेस ने मानसून सत्र के पहले दिन संसद के भीतर पेपर लीक का मुद्दा उठाने की कोशिश की, लेकिन जब चेयर से उन्हें इसकी इजाजत नहीं मिली तो उन्होंने हंगामा मचाया और नारेबाजी की, जिसकी वजह से संसद की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। लाखों बच्चों की जो भविष्य है, उनके भविष्य के बारे में मैं बात कर रहा हूं। जंतर मंतर पे हजारों बच्चे वहां पर आए हैं, वहां लाठी चार्ज हो गया है, गवर्नमेंट मारने की कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट दबाने की कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट पकड़ने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि सरकार नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। ये तो स्टूडेंट्स को मारने का काम सरकार कर रही है। भाई, आपको एग्जामिनेशन कंडक्ट करने को नहीं आता तो छोड़ो, दूसरे और किसी को दो। स्टूडेंट्स पे जो लाठीचार्ज की, नौजवान बच्चों पे जो किए, ये डेमोक्रेसी पे हल्ला है। और जो लोग अपने बात रखने के लिए दिल्ली आते हैं, उनके ऊपर ऐसी लाठीचार्ज अगर होती है और उनको अगर ऐसा डराया जाता है तो ये डेमोक्रेसी नहीं है। और सरकार इसके बारे में सोचने के लिए हम 10 बार बोले, लेकिन वो सरकार सोच रही नहीं, उल्टा बच्चों को, नौजवानों को तंग कर रही। लोकसभा में ये मोर्चा कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने संभाला। उन्होंने शिक्षा नीति का मुद्दा उठाया, संसद कूच कर रहे प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज की निंदा की और सरकार को सलाह दी कि छात्रों से बात करे। संसद में विपक्षी सांसदों के हंगामे और छात्रों के प्रदर्शन को लेकर बीजेपी सांसदों ने भी विपक्ष को जवाब दिया। कंगना रनौत ने नसीहत दी कि विपक्षी सांसद हुड़दंग करने की बजाय संसद में सवाल करें। उन्होंने ये भी कहा कि चुनी हुई सरकार पर मनमाने तरीके से दबाव डालना ठीक नहीं है। और सरकार की जवाबदेही सब चीज के लिए होती है, उसी के लिए होता है। और हम लोग चाहते हैं कि सत्र चले और जो है ये अपने प्रश्न जो है वहाँ रखे। लेकिन अगर हुड़दंग करेंगे और वहाँ पे उत्पात मचाएंगे और जैसे जिस तरह से ये प्रोटेस्ट भी चल रहा है तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि जनता ने जिस सरकार को चुना है वो कैसे सरकार चलाएगी ये उनका अधिकार है। अगर आपको इतना ही है तो आप भी खड़े हो जाइए। तो आप आर्म ट्विस्ट नहीं कर सकते गवर्नमेंट को कि आपको किसको सैक करिए, किसको रखिए। तो ये आर्म ट्विस्टिंग अच्छी नहीं है। मानसून सत्र का पहला दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया। अब सबकी नजर आज की कार्यवाही पर रहेगी। सीजेपी के प्रदर्शन और नीट पेपर लीक का मुद्दा आज भी छाए रहने के आसार है।
इस बीच भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील के विरोध में अलग अलग किसान संगठनों ने आज दिल्ली कूच की तैयारी की है। किसानों की मार्च को देखते हुए हरियाणा पंजाब पर शंभू बॉर्डर सील कर दिया गया है। हरियाणा पुलिस ने सड़क पर पुलिस की भारी बैरिकेडिंग लगा दी गई। किसानों ने आज दिल्ली के किसान घाट पर प्रदर्शन की कॉल दी है। घग्गर पुल पर हरियाणा पुलिस ने बड़े पैमाने पर बैरिकेडिंग कर दी है, तो वहीं किसानों के काफिले को दिल्ली की सीमा में घुसने से रोकने के लिए प्रशासन ने मौके पर भारी तादाद में सुरक्षा बलों के साथ साथ जेसीबी और क्रेन जैसी भारी मशीनों की तैनाती की है। फिलहाल नेशनल हाईवे 44 को पूरी तरीके से सील नहीं किया गया है, लेकिन स्थिति पर अब कड़ी नजर रखी जा रही है, जिसके बाद पुलिस की तैनाती भी वहां पर की गई है। और आज एनडीए के संसदीय दल की बैठक होने जा रही है। यह बैठक संसद परिसर में सुबह 9:30 बजे बुलाई गई है, जिसका नाम मंगल मिलन दिया गया है। इसमें पीएम नरेंद्र मोदी सहित एनडीए के सभी सांसद शामिल होंगे। बैठक के दौरान पश्चिम बंगाल और असम में गठबंधन की जीत के लिए एनडीए के सहयोगी दल पीएम नरेंद्र मोदी का सम्मान करेंगे। पीएम मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित रहने वाले प्रधानमंत्री बनने पर भी बधाई दी जाएगी। प्रधानमंत्री इस दौरान सांसदों को संबोधित भी करेंगे और माना जा रहा है कि उनके संबोधन में मॉनसून सत्र की रणनीति और सरकार के विधायी एजेंडे का जिक्र हो सकता है। एनडीए की यह बैठक संसद के मॉनसून सत्र के दौरान एनडीए की रणनीति के लिहाज से भी अहम मानी जा रही है। इसमें सत्तारूढ़ गठबंधन के सांसदों के बीच तालमेल बढ़ाने के साथ साथ संसदीय कार्रवाई को लेकर भी चर्चा होने की संभावना है। तृणमूल कांग्रेस का आज होने वाला शहीद दिवस कार्यक्रम 3 गुटों में बंट गया है। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले धड़े के अलावा बागी नेता आज अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम आयोजित करने जा रहे हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता खेमे को बिरला तारामंडल के पास कार्यक्रम करने को कहा है, तो वहीं बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विद्युत बैनर्जी का गुट मेयो रोड के पास सभा करेगा, जबकि बागी सांसद काकोली घोष दस्तेदार के नेतृत्व वाला गुट भी धर्मतला में अलग कार्यक्रम आयोजित करेगा। काकोली घोष खुद 20 सांसदों के साथ दिल्ली में कार्यक्रम करेंगे। दरअसल 21 जुलाई का शहीद दिवस कार्यक्रम तृणमूल कांग्रेस की एकजुटता और ताकत का प्रतीक माना जाता है और टीएमसी वामपंथी सरकार के वक्त हुई फायरिंग में मारे गए पार्टी के कार्यकर्ताओं को याद करती है। ममता बनर्जी पिछले 28 साल से तृणमूल शहीद दिवस को मेगा कार्यक्रम के रूप में मनाती रही है, जिसमें लाखों की संख्या में पार्टी नेता और कार्यकर्ता उमड़ते थे। ममता उसमें पार्टी के अगले 1 साल की कार्यसूची का ऐलान करती थी, लेकिन वो अब 3 हिस्सों में बंट गया है। 21 जुलाई बहुत बढ़िया से होगा। मैं सारे शहीद परिवार को सबको आने के लिए मैं अनुरोध कर रहे हैं और 21 जुलाई को जो कमीशन हुआ था वो कमीशन बंद हो गया था। आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री वो कमीशन फिर से खोल के एक व्हाइट पेपर निकालने चाहते हैं। मैं उसको पूरा से पूरा मदद करते हैं और मैं चाहते हैं कि सच क्या था ये सबको मालूम होना चाहिए। सिक्किम के नामची जिले में निर्माणाधीन टनल के बाहर हुए भूस्खलन के बाद से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ साथ कई एजेंसियां राहत कार्य में जुटी हैं। लोगों को निकालने के लिए ऑपरेशन जारी है, तो हादसे में अब तक 7 लोगों की मौत की खबर है। वही टनल के अंदर मीथेन गैस होने की वजह से कई बचाव कर्मियों की तबीयत बिगड़ गई है। आपको यहाँ बता दें कि नामची जिले में सोमवार को बड़ा हादसा हो गया था, जहां निर्माणाधीन टनल के बाहर भूस्खलन होने से करीब 27 मजदूर अंदर फंस गए थे। हालात इसलिए और मुश्किल हो गए क्योंकि टनल के अंदर मीथेन गैस होने की आशंका है और इसी वजह से बचाव अभियान धीमा पड़ गया, लेकिन फिर भी तमाम एजेंसियां राहत कार्य में जुटी हुई हैं। तो निर्माणाधीन टनल में 27 मजदूर फंस गए, जिनका रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ समेत कई एजेंसियां राहत कार्य में जुटी हुई हैं। लोगों को निकालने के लिए ऑपरेशन जारी है। हादसे में अब तक 7 लोगों की मौत की खबर है, तो वहीं टनल के अंदर मीथेन गैस होने की खबर मिली और इसकी वजह से तबीयत तमाम बचाव कर्मियों की बिगड़ गई और इसकी वजह से ही राहत बचाव कार्य में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। निर्माणाधीन टनल के बाहर भूस्खलन होने से करीब 27 मजदूर अंदर फंस गए थे और हालात इसलिए और भी ज्यादा मुश्किल हो गए क्योंकि टनल के अंदर मीथेन गैस होने की आशंका है और इसी वजह से बचाव अभियान धीमा पड़ गया, क्योंकि जो बचाव कर्मी है मीथेन गैस की वजह से उनकी हालत भी खराब होती हुई नजर आ रही है, जिसकी वजह से ये राहत बचाव कार्य भी मुश्किल होता जा रहा है। बात करते हैं रूस और यूक्रेन के युद्ध की, जहां दोनों देशों के बीच जंग तेज हुई है। इस बीच यूक्रेन के ओडेसा पोर्ट पर एक कमर्शियल शिप पर मिसाइल हमला हुआ है, जिसमें 4 भारतीयों समेत 10 लोगों की जान चली गई।
जबकि एक भारतीय शख्स घायल बताया जा रहा है। मिसाइल हमले के समय जहाज पर 17 लोग सवार थे, जिनमें से 5 भारतीय थे। वहीं भारत ने इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए कमर्शियल जहाजों को निशाना बनाना, निर्दोष लोगों को मारना बुरी तरह से निंदनीय बताया है। दरअसल बीते कुछ दिनों से दोनों देशों ने हमले तेज कर दिए हैं, जिसकी वजह से यह शिप मिसाइल हमले का शिकार हुआ है। हालांकि हमला किसकी तरफ से हुआ यह अभी तक साफ नहीं है, लेकिन भारत ने इस हमले का कड़ा विरोध जताया है। यूक्रेन के शहरी इलाकों पर रूस लगातार हमले कर रहा है और इसी क्रम में रूसी सेना ने ओडेसा के रिहायशी इलाकों पर जबरदस्त मिसाइल अटैक किए, जिसमें 3 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 6 लोग घायल हो गए हैं। रूसी मिसाइल अटैक में कई इमारतों में आग भी लग गई है, जबकि कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। इसके बाद से ही इमरजेंसी सर्विस और फायर फाइटर्स की टीम रेस्क्यू में जुटी है। तो वहीं यूक्रेन का आरोप है कि रूसी सेना सैन्य ठिकानों से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर और आम लोगों को टारगेट कर रही है। यूक्रेन ने भी रूस के रिहायशी इलाकों को टारगेट किया है। यूक्रेनी सेना ने रूस के शेबेकिनो शहर पर ड्रोन से हमला किया और एक बस को निशाना बनाया, जिसमें 5 लोगों की जान चली गई, जबकि बस में सवार 23 लोग बुरी तरह से जख्मी हुए हैं। रूसी सेना के मुताबिक यूक्रेन ने रूस की राजधानी मॉस्को पर 400 से ज्यादा ड्रोन दागे हैं, जिनमें से ज्यादातर को शहर से दूर ही तबाह कर दिया गया, जबकि 85 ड्रोन को शहर के पास तबाह किया गया है। हालांकि फिर भी यूक्रेनी ड्रोन हमलों में 10 लोग घायल हुए हैं, जबकि कई रिहायशी इमारतों को नुकसान पहुंचा है। यह हमला रूस के कीव और यूक्रेन के अन्य शहरों पर हुआ है। बैलिस्टिक मिसाइल से हमला करने के कुछ घंटे बाद ही यह हमला किया गया। तो रूस के ऊपर भी हमला हुआ। यूक्रेन की ओर से रूस के ऊपर कई ड्रोन्स दागे गए हैं, जिनमें से बताया जा रहा है कि करीब 85 के करीब ड्रोन्स को शहर के बाहर यानी मॉस्को के बाहर ही रोक दिया गया, लेकिन उनमें से भी कई सारे ड्रोन शहर के अंदर दाखिल होने में कामयाब रहे। और एक बस के ऊपर हमला हुआ है, जिसमें 23 लोग सवार थे। अमेरिका और ईरान के बीच जंग लगातार तेज होती जा रही है। आज जंग का 10वां दिन है और दोनों ओर से लगातार अटैक किए जा रहे हैं। यूएस सेंट्रल कमांड का कहना है कि सेना ने ईरान के नए सैन्य ठिकानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। हमलों का मकसद ईरान के उन सैन्य क्षमताओं को और कमजोर करना है, जिनका इस्तेमाल वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कॉमर्शियल जहाजों पर हमले के लिए करता है। वहीं बीती रात जॉर्डन की राजधानी अम्मान में तेज सायरन की आवाज भी सुनाई दी, क्योंकि ईरान ने एक बार फिर से मिसाइल अटैक लॉन्च किया। जॉर्डन ने बताया कि ईरान ने एक और मिसाइल हमला किया है। दूसरी ओर अमेरिका ने ईरान पर जबरदस्त बमबारी की। अमेरिकी सेना के निशाने पर ईरान की तबरीज सिटी का इलाका रहा, जहां IRGC का मिसाइल बेस और मिसाइल फील्ड है। अमेरिकी विमानों ने इसी मिसाइल फील्ड पर भीषण बमबारी की। अमेरिका का दावा है कि हमलों में हॉर्मुज के पास सिरिक और जास्क आइलैंड में ईरान के वॉच टावर्स को ध्वस्त कर दिया गया। अमेरिकी प्रेसिडेंट ने कहा कि ईरान के हमलों में अमेरिका के 3 सैनिक शहीद हुए हैं। अब अमेरिका ईरान को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। But we hit them very hard again tonight, and we did that in honor of the probably 3. It's probably 3 as opposed to 2 great patriots. ट्रंप ईरान को छोड़ने के मूड में नहीं है, तो ईरान भी दावा कर रहा है कि उसे हल्के में लेने की भूल अमेरिका ना करे। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागई ने कहा है कि अमेरिका खार्ग में घुसने का सपना देख रहा है और हमारे लोग उनकी खातिरदारी के लिए बेताब हैं। تبعاتشو خواهند دید. فکر میکنم کسانی هستند در همون مناطق تعدادشون هم کم نیست که لحظه شماری میکنند برای خوش آمدگویی به این افراد. भीषण जंग के बीच इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अमेरिका में रहने के दौरान बेंजामिन नेतन्याहू को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के खिलाफ लड़ रहे हैं, जिसमें हाल ही में 52,000 बेगुनाह प्रदर्शनकारियों को मार डाला और पिछले 47 सालों से अमेरिकी सैनिकों और अन्य लोगों की हत्या कर रहा है। ट्रंप ने कहा है कि गिरफ्तार उन लोगों को किया जाना चाहिए जिन्होंने ईरान को मौत और तबाही के इस दौर में धकेला। दरअसल ट्रंप का यह बयान इसलिए आया है क्योंकि न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को गिरफ्तार करने की धमकी दी थी। उन्होंने कहा था कि संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा में भाग लेने जब नेतन्याहू न्यूयॉर्क दौरे पर आएंगे तो उन्हें गिरफ्तार करने की हर संभव कोशिश की जाएगी। बात करते हैं मॉनसून की, जहां कई राज्यों में बारिश और लैंडस्लाइड मुसीबत बनी हुई है। राजधानी दिल्ली में तो देर रात से बारिश हो रही है। दिल्ली एनसीआर में जगह जगह पानी भर गया है और अगले 2 दिन के लिए IMD ने बारिश का अलर्ट भी जारी किया है।
इसके अलावा आज उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, जम्मू कश्मीर, गुजरात समेत 16 राज्यों में भारी बारिश की और साथ ही आंधी की चेतावनी है। इस दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चल सकती है। वहीं उत्तरी राज्यों के लिए खास चेतावनी है, जहां कई राज्यों में तूफानी हवा का प्रचंड रूप देखने को मिल सकता है। ऐसे में लोगों को सावधान रहने की अपील की गई है। असम के शिवसागर में लगातार हुई बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। कई इलाकों में हालात गंभीर हो गए हैं, जिसे देखते हुए प्रशासन और एनडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव अभियान के काम में जुटी है। लोगों को नाव के जरिए सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। बाढ़ और बारिश की वजह से अब तक 10 लोगों की मौत की खबर भी सामने आ चुकी है। तो वही गुजरात वलसाड की तस्वीरें आप देख सकते हैं, किस तरीके से तबाही यहाँ पे दिख रही है। लोग भारी बारिश के बीच भी आवाजाही करने पर मजबूर हैं। वही तमिलनाडु की ये तस्वीर, जहां भारी बारिश हो रही है और इस बीच लोग किस तरीके से मुश्किल में हैं। तो ये 4 तस्वीरें आप देख सकते हैं, राजधानी दिल्ली की, असम, गुजरात और तमिलनाडु। ये चारों तस्वीर ये बताती है कि भारी बारिश की वजह से किस तरीके से तबाही का मंजर इन चारों राज्यों में देखने को मिल रहा है।